एक इन्वेस्टर हैं जो 25,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं इनकी बाकी डिटेल्स की बात करता हूँ यानी कि प्रोफाइल की बात करता हूँ, तो इनकी एज है 38 इयर्स की और इनका इन्वेस्टमेंट गोल है 10 प्लस इयर्स का। इनका कहना ये है कि 10 प्लस ईयर्स से पहले ये अपने किसी भी म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, ना ही निकालेंगे। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका रिस्क टॉलरेंस। तो इनका रिस्क टॉलरेंस है हाई, तो ये अच्छा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से बेसिकली हमने जो ये प्रोफाइल देखी है, इसके हिसाब से अगर किसी इन्वेस्टर को पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना है और उनको 25,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी क्रिएट करनी है, तो ऐसे में वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, यानी कि किस म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट उनको एज एन एसआईपी क्रिएट करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये कि मैं जिन भी चीज़ों की आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जिन भी फंड्स की मैं बात करूँगा, जिस तरीके से मैं एलोकेशन रखूँगा, ये एक पर्टिकुलर यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से है जिस प्रोफाइल की हमने अभी-अभी बात की है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं लेट्स से 25,000 की या 20,000 की, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपके गोल्स क्या-क्या हैं और कितने ड्यूरेशन के गोल हैं एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि जिन भी फंड्स की मैं बात करूँगा, उन्हीं फंड्स को एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो में डाल लेंगे और उनमें इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर लेंगे। हर किसी का रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट होता है, तो आपका रिस्क टॉलरेंस जो भी होगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसी हिसाब से करें। और इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। तो आइए जल्दी से इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो वीडियो में आगे चल के आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको आज की इस वीडियो का बता देता हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ और उनके अंदर से ही हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, दूसरी होगी मिड कैप कैटेगरी, तीसरी होगी स्मॉल कैप कैटेगरी और चौथी कैटेगरी आएगी हमारे पास कॉन्ट्रा फंड्स की कैटेगरी। मे बी आप सोच रहे हों कि यहाँ पर तो 4 कैटेगरीज़ हैं, तो हाँ, मैं इन्हीं 4 कैटेगरीज़ में से 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करूँगा, जिनके बारे में आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा कि मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को किस कैटेगरी में से सेलेक्ट किया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले फिर चाहे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करें या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स करें, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सही म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करना। देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड एक रिस्क फैक्टर के साथ आता है और इस रिस्क को ही समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपके मिलने वाले रिटर्न्स पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके इन्वेस्टमेंट्स करना सीख सकते हैं, अपने रिस्क और रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? इसके लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रुपीज़ी। रुपीज़ी एक 20 प्लस इयर्स ओल्ड ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और इवन आप बिना एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट्स किए अपने म्यूचुअल फंड को यहां पर सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं। ये पॉसिबल है रुपीज़ी के इस टूल के जरिए जिसका नाम है म्यूचुअल फंड लैब। इसके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि अगर आपने इस पोर्टफोलियो में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती, तो आपके इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी रहती, उस पर रिस्क कितना रहता और जो रिस्क आप लेते उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कितने रिटर्न्स मिल पाते, आपके पास आज के टाइम पे कितना पैसा होता। आप अपने इस पोर्टफोलियो के बारे में कंप्लीटली अवेयर बन पाएंगे। मतलब ये एक अमेजिंग बात है कि आप एक भी रुपया इन्वेस्ट किए बिना आप यहाँ पर एक वर्चुअल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाएंगे और उसको एनालाइज कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर सभी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर कर पाएंगे और इवन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रेडीमेड बास्केट्स। मतलब आपके गोल्स के हिसाब से आप कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उस पर कितना रिस्क लेना चाहते हैं, इन सभी चीजों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पोर्टफोलियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए रुपीजी के साथ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए और एक्सेस कीजिए म्यूचुअल फंड लैब और रेडीमेड बास्केट्स को। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड की चॉइसेस हमारे पास हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रुपीज़ी की ऐप खोली हुई है। तो अभी मैं होम पे हूँ, होम के बाद मैं जाता हूँ एक्सप्लोर पे और एक्सप्लोर के बाद मैं क्लिक करता हूँ फ्लेक्सी के ऐप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ गई है। तो इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल्टर आउट करूँगा फंड रेटिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग इनको दे देता हूँ। तो मैंने कर दिया अप्लाई फ़िल्टर। तो जब मैं अप्लाई फ़िल्टर कर देता हूँ तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास फंड्स आ गए हैं ये पिछले 3 इयर्स के रिटर्न्स के हिसाब से हैं। तो मैं इनको 5 इयर्स के रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पर जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको मैं आज की इस वीडियो में चूज़ करना चाहूँगा।
और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड मैं यहाँ पर चूज करना चाहूंगा जो कि है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको आप यहाँ पर लिस्ट में नीचे देख सकते हैं। तो इन दोनों फंड्स को मैंने आज के इस वीडियो में सेलेक्ट क्यों किया है, और खास तौर पे अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो उसको मैं आज के इस पोर्टफोलियो के लिए क्यों चूज कर रहा हूँ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके ग्राफ व्यू पे। अभी हम लिस्ट व्यू पे हैं, अगर मैं जाता हूँ ग्राफ व्यू पे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिल्टर क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आए थे, यहाँ पर वो टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स हैं और वो यहाँ पर प्लॉटेड हैं। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो जो एक्स एक्सिस है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है रिस्क की एक्सिस, और जो वर्टिकल आप देख रहे हैं ये है रिटर्न्स। तो ऊपर की तरफ हम जितना चले जाएंगे वहां पर रिटर्न्स की बात होगी, और जितना हम राइट साइड पे जाएंगे वहां पर रिस्क की बात होगी, यानी कि रिस्क इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ग्रीन डॉट्स जो हैं, अगर मैं पहली डॉट पे क्लिक करता हूँ ये है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप देख सकते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिस्क है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, और इसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी रेंज में है। मतलब 5 ईयर्स के रिटर्न जैसे कि हम देख सकते हैं 21.21% के हैं। और ये जो सबसे टॉप पे आपको मिडिल में एक ग्रीन डॉट दिख रही है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका रिस्क थोड़ा सा हायर साइड पे है लेकिन रिटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स आप देख सकते हैं ये है 26.55% के। और इवन जो मैंने फिल्टर क्राइटेरिया लगाया था, अगर मैं इस फिल्टर को ही यहाँ से हटा देता हूँ कि लेट से मुझे फिल्टर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं सभी यहाँ पर आ गए हैं, प्लॉट हो गए हैं। और अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे जो डॉट है अगर मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि हाईली रिस्की म्यूचुअल फंड है। रिटर्न्स उसके ऑलमोस्ट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बराबर के हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी और डॉट पे क्लिक करता हूँ, लेट से ये वाली है, ये है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर जो ये वाला म्यूचुअल फंड है ये है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। ऑल दो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, बट स्टिल इसके रिस्क और रिटर्न्स की बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से, तो इस वजह से मैंने इसको आज के इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो के लिए मैं चूज करना चाहूंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि मुझे अच्छे बैलेंस पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक सेकंड चॉइस जो आपके पास है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क अपना कम रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो पे, अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है, तो आप यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। देखिए पास रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर अगर 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, या 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इन म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस है। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल में 10 साल में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, ये इनके पास रिटर्न्स हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पास रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐसे ही रिटर्न्स आगे चल के मिलने वाले हैं। किसी म्यूचुअल फंड ने अगर पिछले 5 साल में 23% रिटर्न्स दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले 5 साल में 23% के ही रिटर्न्स देगा। किसी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखने से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता आया है, बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है, अपनी कैटेगरी से बेटर रिटर्न्स उसने जनरेट करके दिए हैं, तो हाँ होपफुली ये म्यूचुअल फंड हमें आगे चल के अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट कीप इन माइंड कि पास रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में किसी को कितना एलोकेशन करना चाहिए, इसकी बात मैं सभी म्यूचुअल फंड्स की बात करने के बाद करूंगा। फाइनली हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एलोकेशंस की बाद में। अभी हम चलते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है मिड कैप कैटेगरी। तो अगर मैं बैक आ जाता हूँ और मिड कैप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अगेन 5 ईयर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा फंड रेटिंग की, जो कि है 5 स्टार की मुझे फंड रेटिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल फंड लिस्ट हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल फंड आ जाते हैं इन्वेस्को, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इनके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी रिसेंट वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो दो म्यूचुअल फंड्स को मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा, सबसे पहला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। उसके बाद जो सेकंड म्यूचुअल फंड हमारे पास आएगा वो होगा एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के जो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स हैं वो हैं 30.98% के, और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने दिए हैं 27.86% के रिटर्न्स। तीसरे और चौथे नंबर के जो म्यूचुअल फंड हैं इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इन्हीं दो म्यूचुअल फंड की, मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी मिड कैप फंड की। अब इन दोनों को भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं ग्राफ व्यू पे चला जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है ये है एचडीएफसी मिड कैप फंड। इसका रिस्क बहुत कम है और रिटर्न्स भी फेयर लेवल पे हैं, यानी कि 27.86% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं 5 ईयर्स के हिसाब से। और जो एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे आपको म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने रिटर्न्स दिए हैं 30.98% के, विच इज़ वेरी गुड, और इसका जो रिस्क है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो आज के इस पोर्टफोलियो के लिए मैं चूज करना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप
कैप फंड को जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्क भले ही हायर साइड पे है लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि हमने पोर्टफोलियो में देखा था कि जो रिस्क प्रोफाइल है वो इन्वेस्टर की हाई है, हाई रिस्क वो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड बन जाता है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। बाकी फिर भी अगर आप फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की तो मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करके फर्दर डिटेल देख सकता हूँ। 5 ईयर्स के रिटर्न्स हम देख चुके हैं। इवन अगर मैं 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो ये हो जाते हैं 18% का CAGR, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। जबकि जो कैटेगरी एवरेज है वो आप देख सकते हैं सिर्फ 8.18% का है। तो इस फंड की बाकी की डिटेल आप स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में इनके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप के अंदर अगेन हमारे पास जो क्राइटेरिया होगा वो होगा फंड रेटिंग का 5 स्टार का। मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो अगेन मैं 5 ईयर्स के हिसाब से इनको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है वो आप देख सकते हैं। तो अगेन आज के इस वीडियो में जिन दो म्यूचुअल फंड को मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा वो होगा सबसे पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा होगा बंधन का स्मॉल कैप फंड। तो इनको मैंने सेलेक्ट क्यों किया है, अगेन अगर मैं ग्राफ व्यू पे चला जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पे हमें ग्रीन डॉट दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ तो मीडियम रिस्क है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 30.66% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। और एक्सट्रीम राइट साइड पे जो हमें म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है ये है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क आपका हायर साइड पे है, ऑल्दो रिटर्न्स इसके फिर भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से कम है, नीचे हैं। और जो मिडिल में हमें एक डॉट दिखाई दे रही है इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका रिस्क ऑलमोस्ट वही है जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, लेकिन रिटर्न्स इसके उसके मुकाबले काफ़ी कम है, 29.23% के लास्ट 5 ईयर्स के। और निपॉन के हमने देखे थे ये थे 30.66% के, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर बात करें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तो जैसे कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि हाँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देता आया है। रिस्क हमने देखा है कि रिस्क भी उसका मीडियम लेवल पे है, बहुत हाई रिस्क को कैरी नहीं करता है, ऑल्दो स्मॉल कैप में अपने आप में हाई रिस्क होता है। बट अगर मैं अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से उसको कंपेयर करता हूँ तो हाँ, उसका रिस्क एक सही रेंज में है, उसके मुकाबले रिटर्न्स वो बहुत अच्छे दे रहा है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मेरी पहली चॉइस बन जाता है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के लिए। और इसी पोर्टफोलियो में मैं एक और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहूँगा जो इस पोर्टफोलियो का फोर्थ म्यूचुअल फंड होगा, जो कि अगेन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा। और जैसे कि मैंने अभी बात करी है वो होगा बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसको हम इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पर रिस्क हाई ले सकता है। तो हाँ, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो एलोकेशन मैं यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी कम रखूंगा कंपेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एलोकेशन की हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी के बारे में जो कि है कॉन्ट्रा फंड। और कॉन्ट्रा फंड्स पे जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू मोर पे, और व्यू मोर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉन्ट्रा पे। तो कॉन्ट्रा फंड्स में जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। और 3 चॉइसेस में हमारे पास आता है कोटक कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। तो अगर आपने मेरी कॉन्ट्रा फंड के ऊपर वीडियो देखी है ये वाली तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस कॉन्ट्रा फंड की बात करने वाला हूँ। तो 5 ईयर्स पे अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चॉइस आ जाती है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड की। और पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स इसके गए हैं बहुत अच्छे, जो कि हैं 27.18% के। अगर आप नहीं जानते हैं कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको कॉन्ट्रा फंड के बारे में एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पर चूज़ करने में एक इंडेक्स फंड भी चूज़ कर सकता था, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लेकिन मैंने उसको इस पोर्टफोलियो से बाहर रखा है। अगर किसी को इस पोर्टफोलियो से अलग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रा फंड की। तो कॉन्ट्रा फंड में SBI कॉन्ट्रा फंड है। अगर मैं ग्राफ व्यू पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम टॉप पर जो म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है SBI कॉन्ट्रा फंड। यानी कि रिस्क इसका बहुत ही लो है कंपेयर टू जो भी कॉन्ट्रा फंड हमारे पास हैं। और रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही हायर साइड पर रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ 27.45%। और प्रीवियस वीडियो में मैं इवन ये भी बात कर चुका हूँ कि कॉन्ट्रा फंड्स ने अगर हम 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें इवन इंडेक्स फंड से जो रिटर्न्स मिल रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से, उनको भी कॉन्ट्रा फंड्स ने बीट किया है। तो मेरे ख्याल से इस पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, 10 ईयर्स प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो कॉन्ट्रा फंड एक अच्छी चॉइस बन जाता है। ऑल्दो एलोकेशन की अभी हम बात करेंगे तो इस फंड की फर्दर डिटेल्स आप जाके चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड एलोकेशंस की, यानी कि जिन 5 म्यूचुअल फंड्स को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है इनके अंदर किस तरीके से 25,000 रुपीज़ की जो SIP है उसको एलोकेट किया जा सकता है बेस्ड अपॉन जो प्रोफाइल हमारे पास है उसके हिसाब से। तो इस पोर्टफोलियो में अगर मैं सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूं तो वो मैंने रखा था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। में भी आप उसकी जगह पर पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ करें। तो 25,000 रुपीज़ की जो SIP है उसमें से 10,000 रुपीज़ में एलोकेट करना चाहूँगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को।
तो 10,000 रुपीज़ की एसआईपी मुझे लगता है कि हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड में करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी कैटेगरी है और रिस्क भी क्योंकि यहाँ पर बैलेंस रहता है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज जो हमारे पास हैं, तो मेरे ख्याल से मेजर एलोकेशन यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड में होना चाहिए। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आ जाता है 10,000 एलोकेशन के साथ। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना एलोकेट करना चाहें। मे बी आप यहाँ पर रिस्क और कम करना चाहेंगे, तो दूसरे म्यूचुअल फंड जो हमारे पास हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर जो कॉन्ट्रा फंड हमारे पास है, उसमें आप एलोकेशन में भी और कम रखें और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो एलोकेशन है इसको और बढ़ा दें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप प्रॉपर्ली एनालाइज करें, अपने रिस्क पोर्टफोलियो को ठीक से देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको एलोकेशन कितना रखना है। मुझे जो एलोकेशन सही लगा था वो मैंने यहाँ पर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी। तो मिड कैप के अंदर हमारे पास जो म्यूचुअल फंड था वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसको मैं यहाँ पर एलोकेट करना चाहूँगा 6,000 रुपीज़। उसके बाद मैं स्मॉल कैप फंड की बात करता हूँ, तो पहला स्मॉल कैप फंड हमारे पास था निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसको मैं एलोकेट करना चाहूँगा 3,000 रुपीज़। और जो दूसरा स्मॉल कैप फंड हमारे पास था वो था बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैं एलोकेट करना चाहूँगा इससे कम यानी कि 2,000 रुपीज़। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे आ जाता है 3,000 का एलोकेशन और बंधन स्मॉल कैप फंड पे आ जाता है 2,000 का एलोकेशन। जैसे कि हमने देखा था कि बंधन पे जो रिस्क है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो मेरी समझ के हिसाब से यहाँ पर एलोकेशन 2,000 का होना चाहिए। अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो मे बी आप जो भी स्मॉल कैप फंड चूज़ करेंगे उसमें आप 4,000 और 1,000 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों बराबर चूज़ कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। और फाइनली बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड की, जो कि था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। उसमें मैं यहाँ पर एलोकेट करना चाहूँगा 4,000 रुपीज़। तो हर एक फंड का जो एलोकेशन है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, किसी दूसरे फंड में, मे बी वो इंडेक्स फंड हो या कोई और दूसरा फंड हो, ऐसा नहीं है कि हर एक फंड में आपको इक्वल एलोकेशन करनी है। यानी कि 5 फंड आपके पास हैं तो आपने 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। म्यूचुअल फंड में जो एलोकेशन रखी जाती है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रखी जाती है। इवन जो रिस्क कोई म्यूचुअल फंड कैरी करता है उसके हिसाब से यहाँ पर एलोकेशन रखनी चाहिए, जिससे कि आपके जो रिस्क हैं, रिटर्न्स हैं, वो प्रॉपर्ली बैलेंस आउट हो सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पोर्टफोलियो में बन जाती है वो है उस पोर्टफोलियो का रिस्क। तो रिस्क को आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है, कितना रिस्क आप रख सकते हैं, आपके जो गोल्स अगले 5 साल में या फिर 10 साल में आने वाले हैं और जितना पैसा आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल सकता है बेस्ड अपॉन रिटर्न्स, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एलोकेशन प्रॉपर्ली रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप स्किप मत करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्सर क्या होता है कि लोग बस म्यूचुअल फंड के नाम सुनते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने पहुंच जाते हैं। एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ और ये फैक्ट है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के नाम या फिर किसी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो स्टॉक के नाम से कुछ नहीं होता। आपको समझ में आना चाहिए कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स क्यों हो रही है, किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट क्यों किया गया है, कितना उसमें एलोकेशन रखा गया है और क्यों रखा गया है। अगर इतनी चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो आप पक्का यहाँ पर गड़बड़ी कर सकते हैं। इवन जो आपका गोल है वो भी रिस्क पे आ सकता है, क्योंकि जितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उतने रिटर्न्स आपको ना मिलें। तो चीज़ों को सही से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये है कि इस पोर्टफोलियो में मैंने कोई भी इंडेक्स फंड ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकता था, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकता था, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में मैंने इंडेक्स फंड के बजाय यहाँ पर रखा है कॉन्ट्रा फंड को। और कॉन्ट्रा फंड को मैंने क्यों रखा है ये भी आप समझ गए होंगे अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रा फंड की कंप्लीट बात की थी, इनकी अप्रोच की बात की थी, और जैसे कि हमने यहाँ पर अपना जो रिस्क वाला ग्राफ था उस पे भी देखा था कि कॉन्ट्रा फंड जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसमें रिस्क हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है और रिटर्न्स काफ़ी हाई हैं। तो अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हाँ, आप यहाँ पर कंप्लीटली फ्री हैं। आप यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड को हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करी है। सेम पोर्टफोलियो सबके लिए फिट बैठे ज़रूरी नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात नहीं करी है। हाँ, गोल्ड में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो मैं उसको सेपरेट रखना चाहूँगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड ईटीएफ में, जैसे कि मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियो में बात की थी कि वहाँ पर एलोकेशन बहुत कम रखना चाहिए। अगर आपको इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट हेज क्रिएट करना है तो हाँ, वहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सिल्वर ईटीएफ आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप उनको ऑन टॉप ऑफ दीज म्यूचुअल फंड जिनकी हमने बात की है इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सेपरेटली। जब भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड है या फिर आपके पास एडिशनल अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाँ, आप एक छोटा अमाउंट गोल्ड म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड ईटीएफ में या इवन सिल्वर ईटीएफ में भी डाल के रख सकते हैं। फाइनली लास्ट चीज़ की मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने इस पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड किए हैं। आप यहाँ पर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। और अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हटाते हैं तो उसकी बजाय आप यहाँ पर इंडेक्स फंड भी रख सकते हैं। उसकी बजाय अगर आप रिस्क और कम रखना चाहते हैं तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड को ऐड कर सकते हैं। इवन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा एलोकेशन कम करके और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हटा के आप यहाँ पर किसी बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है।
और म्यूचुअल फंड्स को अगर आप एनालाइज़ करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अपना एक डमी पोर्टफोलियो क्रिएट करके चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए रुपीज़ी एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप रुपीज़ी को ज़रूर चेकआउट करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएँ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।